आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन विद किरचॉफ्स लॉ। इसके अंदर मैं आपको बेटा सारे कॉन्सेप्ट जो रीट से रिलेटेड है वो कराते हुए चलूंगा और साथ के साथ इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे इंक्लूडिंग PYQ। सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और अच्छी प्रिपरेशन के लिए बेटा मैं चैनल पर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो वेलकम टू द चैनल, दिस साइड विकास चौधरी। तो बेटा फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करूं बेटा रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस के अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला सब बच्चों को याद रखना है, रो L बाई ए। पर इसी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेच करते हो तो उस टाइम पे रो L स्क्वायर बाई बी, ठीक है। अगर वॉल्यूम को डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहते हो तो ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप स्ट्रेच करते हो इस तरीके से कि आपका एरिया चेंज किया हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा रो V बाई ए स्क्वायर। यहाँ वॉल्यूम के वैल्यू रखोगे तो ये डेंसिटी में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड हुए। M यहाँ पर मास ऑफ द वायर, D डेंसिटी, V वॉल्यूम और रो रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरा जो रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, वो है ML बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन इट। दूसरा ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस पहला, रेजिस्टेंस को एरिया की टर्म में, स्ट्रेचिंग वाले में डेंसिटी की टर्म में। अब आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो टाउ की टर्म में। रेजिस्टेंस और किस किस तरीके से यूज हो सकता है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस यूज हो सकता है। तो रेजिस्टेंस होता है V बाय आई। यहां पर अगर आप V की बात करते हो, जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू EPS, तो ED आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस का एक और रिलेशन मिलेगा। रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड है आपकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला है, आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये हो जाएगा सर आपका M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ। रेजिस्टिविटी के रिवर्स जो होता है वो है आपका कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है वो होता है NE स्क्वायर टाउ बाय M। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की बात करता हूं, तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के अंदर आप अगर किसी वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है नए वाला, वो जितने टाइम्स आपने उसको स्ट्रेच किया उसके स्क्वायर पर डिपेंडेंट होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेजिस्टेंस से। तो रिलेशन बन के आ गया सर N स्क्वायर R। अगर परसेंटेज चेंज आपको निकालना हो और स्ट्रेच बहुत छोटा हो, है ना, उसका जो स्ट्रेच जो किया आपने उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो कम हो, तो स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा जी, 2 डेल्टा L बाय L। इसमें प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया है तो इसलिए उसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि आप जब स्ट्रेच करते हो और रेडियस आपकी बढ़ती है, ठीक है, 1 बाय nth हो जाती है आपकी रेडियस, तो उस टाइम पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मतलब कि नया रेजिस्टेंस जो है जितने टाइम्स आपने उसको खींचा है उसकी पावर 4 पर डिपेंडेंट रहेगा। और इस परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 4 डेल्टा R बाय R का फॉर्मूला रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास स्ट्रेचिंग वाले सिचुएशन के अंदर के फॉर्मूले हैं। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर देख लेते हैं कि बेटा कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर आप 300 डिग्री से नीचे नीचे रखते हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। R0 जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस है। अल्फा जो आपका वो क्या हो गया सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले हैं। रेजिस्टेंस पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैं आपको सारी की सारी बताते हुए चल रहा हूं और साथ ही साथ बेटा हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस अल्फा पे पूछा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा पॉजिटिव सिर्फ एक सिचुएशन में होता है, वो है मेटल ओनली के लिए। अल्फा नेगेटिव आपका सेमीकंडक्टर के लिए भी है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है, आयनाइज्ड गैस के लिए भी है। और 0 अल्फा की वैल्यू नॉन मेटल्स के लिए होती है। और अल्फा स्मॉल पॉजिटिव होता है एलॉयज के लिए, वो मैं यहां पे मेंशन कर दिया हूं। अगर आप अब डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगा, तो वो भी मैं यहां लिख दिया हूं बेटा। कंडक्टर के लिए क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है। रीजन आपको पता है, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम घटता है और रिलैक्सेशन टाइम के घटने की वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। वहीं सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने पर एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस घट जाता है और रेजिस्टिविटी भी घट जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। ये इसके ऊपर रिलेशन है बेटा, ये डायग्रामेटिकल रिलेशन है। तो डायग्राम मेटल्स के लिए कुछ ऐसा है, सेमीकंडक्टर के लिए कुछ ऐसा है। इसको आप अच्छे से गो थ्रू करें। फिर भाई जब आप ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये सारे फॉर्मूले आप गो थ्रू कर लेंगे
तो फिर आता है हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि दो प्रकार के कॉम्बिनेशन रहते हैं, एक कॉम्बिनेशन है सीरीज, एक कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2। अगर आप इसके अक्रॉस है ना, अगर टोटल वोल्टेज अपने को V दी है और आप R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इस रेजिस्टेंस को टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर R2 निकालना है तो V2 अगर निकालना है तो R2 इंटू V अपॉन R1 प्लस R2। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वोल्टेज निकल के आपके पास आ जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सर क्या करेंगे हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर R इक्विवेलेंट, ठीक है, वैसे तो जनरल फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है। अगर दो रेजिस्टर की मैं बात करूं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। अगर इसमें, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा सर, वो जिस ब्रांच में आप करंट निकालते हैं उसके पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है R1 प्लस R2। सो सिमिलरली अगर मैं इस ब्रांच में करंट चाहता हूं तो इसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस है R1 उससे टोटल करंट I और इन दोनों के सम से अपन डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। आगे इसमें एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। नोट पहला क्या है कि अगर दो रेजिस्टर, ठीक है, R1 और R2, मैं यहाँ बना भी देता हूँ, दो रेजिस्टर, एक R1 हो गया सर, एक कितना हो गया R2। अगर दो रेजिस्टर एक बार सीरीज में आपका कनेक्ट करके दिए गए हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताया गया है, ठीक है, फिर इन्हीं दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उसका भी इक्विवेलेंट आपको बता दिया और फिर पूछ लिया जाए कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो उस टाइम पर आप बेटा इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 1/2 सीरीज प्लस अंडर रूट सीरीज का रेजिस्टेंस का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ RS RP, और दूसरा जो वैल्यू होगा उसमें यहां माइनस लगा देंगे तो आपको R1 और R2 दोनों रेजिस्टर मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे बेटा जी, ठीक है, इसलिए नोट में दिया है, मार्क भी कर देता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि दूसरा जो नोट है वो क्या है कि अगर n रेजिस्टेंस R वैल्यू के, है ना, एक रेजिस्टेंस जो है R है और ऐसे ही कितने रेजिस्टेंस है सर N, अगर एक वो पॉलीगन फॉर्म करते हैं, आपने देखा होगा वो क्वेश्चन नहीं आते कि एक वायर को आपने स्क्वायर में बना दिया, एक वायर को सर्कल में बना दिया, एक वायर को आपने हेक्सागन में बना दिया, इस टाइप के जो क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए कि N रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन, तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दो एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है कि मान लीजिए कि ऐसे रजिस्टर आपने N साइड्स में पिरो दिए और ये एडजेसेंट जो इसके क्या है कॉर्नर्स है, इसके बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगा लेंगे आप डायरेक्ट सर, n-1 अपॉन n इंटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, लास्ट टाइम पर यही आपको मदद करने वाला है बेटा, ठीक है। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है, स्टार पॉइंट यहां बना के दिया हूं बेटा, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पॉलीगन बनाया था ना, पहले तो आपको डायरेक्ट वायर का रेजिस्टेंस बता दिया था, पर अब सपोज करो कि आपको एक वायर को स्ट्रेच करना पड़ा, ध्यान से सुनना, एक वायर को आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, फिर उस स्ट्रेच वायर को आपने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ये n पार्ट्स की जो वायर आपके पास बन के आई है, ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास n रेजिस्टेंस बन के आ गए, इनको अब आपने पॉलीगन फॉर्म करने में यूज किया। तो वो क्या बोलता है, इफ वायर स्ट्रेच टू m टाइम्स, अगर m टाइम्स आपने उसको स्ट्रेच किया और फिर उसको कट कर दिया n इक्वल पार्ट में और फिर आपने ईच पार्ट के रेजिस्टेंस को फाइंड किया, तो वो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो m²R/n आएगा। फिर क्या बोलता है, नाउ दीज वायर्स आर जॉइंड, अब उन वायर को इस तरीके से ज्वाइन किया कि सच दैट इट फॉर्म पॉलीगन। नहीं, पहले आपने स्ट्रेच कर दिया, जो मैं भी बताया आपको, स्ट्रेच करने के बाद काट दिया, तो अब इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना है, उसका फॉर्मूला है सर m²/Rn। अब इन इंडिविजुअल वायर्स को आपने क्या किया, पॉलीगन फॉर्म कर दिया। अब उस पॉलीगन को फॉर्म करने के बाद फिर एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा हमारा n-1, वो तो आपको याद रखना ही है, n-1 अपॉन n, और मल्टीप्लाई करना है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, तो m²R/n, तो हमारा आंसर कितना आ गया, n-1 अपॉन n² m²R। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखेंगे, आपका काफी टाइम सेव करेगा बेटा ये। अब अगर हम किरचॉफ्स रूल की बात करें, किरचॉफ रूल से आप अवेयर ही है कि सर दो रूल चलेंगे, एक केसीएल होगा एक केवीएल होगा। केसीएल रूल हमें क्या बताएगा कि नेट
करंट जो जंक्शन पे है वो जीरो होना चाहिए, जितना आया उतना चला गया। केवीएल क्या बताएगा, लूप रूल है, लूप के लिए एप्लीकेबल है, एक लूप के अंदर नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहना है अपने पास, जीरो। जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको पता है कि साइन कन्वेंशन सर हमें यूज करना है। अगर लूप की डायरेक्शन ध्यान से सुनेंगे और करंट की डायरेक्शन सेम है रजिस्टर के अक्रॉस, तो जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो नेगेटिव कंसिडर करना है, और अगर अपोजिट है तो वो पोटेंशियल आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सेल के अक्रॉस आप अपने लूप को लेके चलते हो और आपका लूप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आपका लूप जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि पोटेंशियल बढ़ेगी तो ऐड करेगा बेटा इसमें आपका पोटेंशियल, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल घट रहा है तो इसका मतलब लूज करेगा, मतलब नेगेटिव आपका पोटेंशियल रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन विद किरचॉफ्स लॉ। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, बिल्कुल एकदम पेपर को बढ़िया से क्रैक डाउन करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक करके वो क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये आईवी ग्राफ दिया है आपको मेटल का, ठीक है, तो यहां ध्यान दे लेना किसका दिया है सर हमें, मेटल का। आगे एट टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर हमें दिए हैं। आपको पता है कि मेटल के अंदर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हमारे से हाईएस्ट टेम्परेचर पूछा है। अब अपने ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ किस चीज़ में दिया है सर अपने को, ग्राफ दिया बेटा जी अपने को किस किस में सर, आई में और वी में। आपको पता है वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई किसके बराबर हो गया, वी बाय आर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर जो ये वैल्यू लिखी होती है वेरिएबल्स के साथ की, इसको अपन स्लोप बोल देते हैं, तो ये हमारा स्लोप हो गया। तो अब आप चेक करो कि इसमें इसमें और इसमें किसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, ये T1 है, ये सर T2 है, ये सर T3 है, तो T3 का स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से भाई, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/r को। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो स्लोप कम किसका है सर, T1 का, तो इसका मतलब T1 का जो रेजिस्टेंस है क्या हो गया, ज़्यादा। जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो T1 मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो सर T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो आप चेक कर लीजिए, आपसे हाईएस्ट पूछा था, सो विच ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आया। अब ये डेंसिटी पर बेस्ड है ना, वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब सर क्या, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है ऑफ अ वायर रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना दे दिया है ना, मैं सॉल्यूशन यहाँ बनाते हुए चल रहा हूँ, वॉल्यूम कितना दे दिया सर, 3 मीटर क्यूब, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया सर अपने को, 3 ओम, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस का रिलेशन वॉल्यूम के साथ क्या है, 2 रिलेशन है, एक लेंथ में और एक आपका एरिया में। मुझे क्या क्या गिवन है, पूछा क्या है, लेंथ, तो लेंथ वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L स्क्वायर बाय V। तो यहाँ से L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इंटू वी बाय रो, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ये L की वैल्यू आ गई, तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट R कितना है 3 ओम, रख देता हूँ, V कितना है 3 मीटर क्यूब, तो दोनों ही SI में है, अपॉन रो, तो मतलब कि लेंथ आ गया सर आपका √3 बाय रो। तो विच ऑप्शन इज लाइक दिस, √3 बाय रो, दैट इज योर सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमारे पास 4 रेजिस्टर है, बहुत ध्यान से समझेंगे, 4 रेजिस्टर है हमारे पास, है ना, 4 कंडक्टर है ऑफ सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, पॉलीगन, जिसमें अलग अलग शेप बना दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो भाई इसके अंदर हमारे से बोल दिया कि आपके पास 4 सेम रेजिस्टेंस है, तो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस R है एक कंडक्टर का, और ऐसे करके आपने एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया इससे, ये रेजिस्टेंस भी R है, 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 ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर, तो ये डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर है, अगर इसके बीच का है ना, मैं यहाँ वायर कनेक्ट कर देता हूँ, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इसके बीच का अगर आपका क्या गिवन है, रेजिस्टेंस जो है 8 ओम गिवन है, तो मैं देख लेता हूं, तो इसका मतलब यहां से बेटा जी हमारे पास करंट चलेगा, ठीक है, दिमाग लगाते हैं, यहां से क्या चलेगा सर, अपने पास करंट 2 जगह बटेगा, एक इधर जाएगा, तो मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका सीरीज में होने पे कितना आया 2R, और इनका भी सीरीज में होने पे कितना आया 2R। अब ये 2R का में सर पैरेलल में, पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगना है सर, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये कितना बन गया सर हमारे पास, ये बन गया 2R इंटू 2R। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ, 4R, R से R कैंसिल, 4 से 4, तो मतलब मेरे पास जो डायगनली ऑपोजिट कनेक्ट करने पे इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R आ गया। क्या बोला आगे,
ओम है, तो दैट इज R इज इक्वल्स टू 8। तो मतलब कि एक तरीके से उसने मुझे इजीली इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी। आगे क्या बोलते हैं, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉर्नर। एडजेसेंट कॉर्नर का मैं अभी आपको फॉर्मूला बताया हूं। फॉर्मूला क्या कहता है सर, जब आप एडजेसेंट कॉर्नर के अक्रॉस निकालते हैं, है ना, फॉर्मूला कहता है भाई कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n इंटू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब कॉर्नर का मतलब मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूं। तो भाई ये हमारे पास स्क्वायर बन के आया था ना, अब आप इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बताओ ये हमारे पास इसका, अब इस बचे हुए का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल कितने थे, है ना, कुछ नहीं करना आपको, अरेंज भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आपको तो पता है 4 रजिस्टर है, 4 लिख दीजिए। तो R इक्विवेलेंट हो गया 4 - 1 अपॉन 4 इंटू 8, तो ये आ गया 3/4 इंटू 8, कैंसिल आउट किया तो 6 ओम आपका जो है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आया। दैट इज योर डी ऑप्शन। यूज फॉर्मूला, फाइंड द आंसर डायरेक्टली, नो हसल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 रेजिस्टर है, देखो इसके लिए भी मैंने आपको भी फॉर्मूला दिया है। क्या बोला था मैंने, अगर सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो आपसे फिर वो बोले कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस बताइए, तो फॉर्मूला क्या है। तो पहले मैं लिख देता हूं कि भैया RS गिवन है सर 9, RP गिवन है आपको 2, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप मुझे बताए थे 1/2 RS प्लस माइनस, एक दूसरा माइनस में आएगा एक प्लस में, तो मैं ये लगा देता हूं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ RS स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ RS RP। तो यहां वैल्यू रख देंगे RS और RP की, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी, डायरेक्ट आंसर आएगा। वरना अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे करने जाते हैं तो आपको क्या करते, पहले आप सीरीज के लिए R1 R2 करके निकालते, 9 के इक्वल रखते, फिर आप पैरेलल के लिए करते, फिर वहां से R1 प्लस R2 की वैल्यू आती और R1 R2 की वैल्यू आती, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और बहुत ही बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। वो पेपर के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको वहां कम टाइम में क्वेश्चन करना है। तो यहां मैं देख देता हूं, तो बेटा जी हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है, यहां रख देता हूं। सीरीज का कितना था सर 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ RS कितना है 9, RP कितना है 2। अब देख मेरे भाई क्या कर सकते हैं हम, यहां से कॉमन निकाल जो आ रहा है कि भैया R इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस आएगा ना अब अपने पास, उन्हीं की तो वैल्यू पूछिए। तो ये हो गया सर 9 प्लस माइनस, देख जरा 9 कॉमन आया तो 9 बचा, तो 9 8 1, तो मतलब रूट में बच गया अपने पास 9। तो यहाँ से सॉल्व करके आया सर 1/2, तो 9 प्लस माइनस 3। तो बता मेरे से यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आई नहीं है, एक रेजिस्टेंस कितना आ गया सर 1/2, 9 प्लस 3 12, और ये हो गया 1/2, 9 माइनस 3 6, तो ये R2 आ गया। इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो सर ये कितना आ रहा है 6 ओम, और इसको सॉल्व करता हूं तो सर ये कितना आ रहा है 3 ओम। तो देख बेटा आपके पास 2 रेजिस्टेंस उसने पूछे थे, 3 और 6 निकल गए। सिंपल ट्रिक है, सिंपल फॉर्मूला है, आउटकम को यूज करो एंड अपने आंसर को फाइंड करो बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, 2024 नहीं 2024 का लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। समझ गए, 100 ओम की एक वायर 10 पार्ट में डिवाइड कर दी, तो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, खुद निकालो कि रेजिस्टेंस कितना हमारे पास उसका 100, ठीक है, और 10 पार्ट में डिवाइड कर दी, तो एक का कितना आ गया सर 10 ओम। आगे क्या बोला, द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले 5 पार्ट सीरीज में कनेक्ट किए, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो जो 5 पार्ट आपने सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है, तो ये ले लो भाई, ये 5 पार्ट आपने सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। और नेक्स्ट 5 पार्ट जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, कुछ ऐसे करके 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये सिचुएशन बना दी अब इन्होंने, ठीक है। यहाँ मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, तो इन 5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक का 10, तो 5 का कितना हो गया सर 50, ठीक है। और ये सारे पैरेलल में है, तो आपको पता है कि जो पैरेलल में होता है वो R/N हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया सर 10/5, तो कितना आ गया 2, तो मतलब इन सब का 2 हो गया, इसका 5 हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया सर हमारे पास 52, है ना। तो और भी सिंपल था, इसमें तो बहुत कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशन इज 52, विच ऑप्शन, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। दैट इज ऑल अबाउट 2024 क्वेश्चन। इतने इजीली आप उसको सोल्व कर पाए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला, ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगना स्टार्ट होगा भाई, ठीक है, तब थोड़ा सा दिमाग लगना स्टार्ट होगा, हम उसको लगाते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ए पॉइंट तो ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सिंपली। अभी करेक्ट डाउन कर देते क्वेश्चन को। बैटरी से चलना है करंट, जंक्शन पे बटेगा ऊपर नीचे, तो पता चल गया ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल रहता है सेम, ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं इस वाली ब्रांच में कितना पोटेंशियल है,
2 वोल्ट। बहुत ध्यान से समझना, कुछ फालतू काम नहीं करेंगे, अननेसेसरी सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इजीली और फास्ट काम करेंगे। तो क्या बोला मैंने, तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में होने के इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट जाएगा, इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी कितना जाएगा, मतलब ए टू सी ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा सर, अपना 2 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जब इधर से जो करंट चलेगा वो तीनों में सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो मतलब करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, V/R। मैं इसी को अपना क्या करता हूं, है ना, इसी को हथियार बनाते हैं और इसी से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, I, तो अगर मान लीजिए मैं A से लेके C तक पूरे में चलता हूं तो मेरा करंट कितना आना चाहिए था कि यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप 2 है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, इसका 50 है, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू, अगर मैं A से B तक चलता तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता मुझे तो वो कैलकुलेट ही करना है, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होता सर, आपका 10 होता, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो गया 2 × 10/15 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी। अब ये कितना हो गया सर, 5 3 5 2, तो डेल्टा वी कितना आ गया सर आपका 4/3। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से बोलते हैं द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इज गिवन बाय, तो बैटरी से जो करंट है वो हमारे से पूछा है। आप एक चीज समझो भाई, बैटरी से जो करंट है वो तो सर अपन ले लिए आई, ठीक है, इसको चला देते हैं, यहाँ जंक्शन आया, तो देखो जंक्शन पे क्या होता है कि इधर की साइड उधर की साइड करंट बटेगा, तो ये और ये दोनों पैरेलल में आएंगे, ये दूसरा जंक्शन है, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, तो हमें क्या करना होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेट को चेक करना होता है। तो आपको पता है कि जहाँ पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनका रेशो जो है दूसरे जंक्शन पे जहाँ करंट ऐड ऑन करता है उसके रेशो के बराबर होता है। तो इन दोनों का रेशो मैं देख लेता हूँ 3/1.5, और इन दोनों का रेशो देखना पड़ेगा मैं 5/2.5। आप देखो ऊपर 2 बना, इधर भी 2 बना, तो मतलब कि ये जो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो 0 जाने वाला है। तो अब हम समझ गए कि सर यहाँ पे करंट बटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये दोनों किस में हो गई सर, सीरीज में, तो 3 5 8, और ये दोनों भी कहाँ में हो गए सर, सीरीज में, तो ये 1.5 और 2.5 कितना हो गया सर हमारे पास 4, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ, तो आपके पास को मैंने R' मान लिया, 4 और 8 का इक्विवेलेंट, तो 4 × 8 अपॉन, सो 4 + 8 बेटा जी कितना हो गया 32 बाय, ये हो गया 12, कट करेंगे तो आपका कितना जाएगा, ये 4 3 और ये 8 जा, तो यहाँ से R' की वैल्यू जो है वो आ रही है अपने पास 8/3 ओम। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं इसमें, जनरली जो हमारा फर्स्ट अप्रोच रहता है वो क्या रहता है कि हम इसको पहले रीअरेंज करते हैं ना, फिर रीअरेंजमेंट में टाइम जाता है, फिर रीअरेंजमेंट के बाद लगाना व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो आप डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को समझो ना कि जहाँ करंट बढ़ता है उसका रेशो दूसरे टर्मिनल के रेशो के बराबर रहना है, दैट्स इट। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई इन दोनों के बीच में, ठीक, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों के बीच में अब 8/3 जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो अब ये पूरा सर्किट ऐसे हो गया, नहीं हो गया, तो अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, कैसे निकलेगा आप देख के बताओ। तो भाई R इक्विवेलेंट अगर मैं यहां से निकालने जाता हूं तो ये 8/3 के साथ ये जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो 1.5 और 5.5 कितना हो गया सर 7, ठीक है, तो ये हो गया 8/3 + 7, और नीचे कितना है मेरे पास सर 1/3, इसको सॉल्व करो, 3 एलसीएम में गया तो 8 + 21 + 1 है ना, तो ये बन गया अपने पास 30/3, तो इसका मतलब हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो आया इस पूरे सर्किट का वो बन गया सर 10 ओम। मेरे से पूछा गया था कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अब तो इजी हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया, टोटल वोल्टेज पता है, करंट आप निकाल ही लेंगे, तो करंट हो गया V/R, वोल्टेज कितना है सर अपने पास 5 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10, तो यहाँ से आ गया कितना सर 1/2, तो I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, है ना, अपन फास्ट कर दिए उसको, कोई टेंशन ही नहीं, 0.5 एम्पियर कौन से ऑप्शन में सर, थर्ड ऑप्शन पे। ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, होप्स हो कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे से क्या बोलता है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया हमारे से कि इस ब्रांच में करंट चल रहा है 0.10 एम्पियर करंट जो है वो 25 ओम से फ्लो कर रहा है, रिप्रेजेंट इन द डायग्राम द करंट थ्रू द 80 ओम रेजिस्टर, कहाँ है 80 ओम सर, इसमें ये रहा, इसके अक्रॉस आपसे करंट पूछ दिया, ठीक है, तो इसके अक्रॉस करंट पूछ दिया, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो आपको दिख रहा है कि यार करंट नीचे आ रहा है, दोनों चीजें पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले मैं बना लेता हूँ, तो इन दोनों का R' इक्विवेलेंट मान लिया सर ने, तो 60 × 20/60 + 20 हो गया 80, सर इसको कैंसिल किया आपने, इसको 4 किया, तो ये आ गया हमारे पास 15 ओम, ठीक है, तो 15 ओम के साथ 25 किस में है सर, सीरीज में, इस पूरे को निकाल लेते पहले, ठीक है, अपन सॉर्ट करते, देखो कितना ईजिली हमारी बात बनने वाली है। तो भाई यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 25 + 15 जाके कितना आ रहा है सर, ये आ गया 30 40, तो ये हमारे पास आ गया सर 40 ओम, बहुत बढ़िया। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस 40 है, इसका 20 है, ये 80 और यहाँ V वोल्ट है। अब मुझे एक चीज़ समझाना, क्योंकि इस ब्रांच में तो मुझे करंट पता है,
मेरे को बात बताना कि भाई इस ब्रांच में तो मुझे करंट पता है, तो जब इस ब्रांच में करंट पता है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है तो उसका मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो इसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं सर। क्या नाम देते हैं सर आप इसको ए मान लेते हैं, और ये जो यहाँ इक्विवेलेंट बन गया है उसको बी मान लेते हैं। सिंपल सिंपल रखते हैं चीजों को। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए और बी कितना हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो भैया ये हो गया 0.1 और आर इक्विवेलेंट 40। तो मतलब कि सर आप बोलना चाह रहे हो कि इस वाली ब्रांच में 4 वोल्ट पोटेंशियल है, बिल्कुल है। तो इस ब्रांच में 4 वोल्ट आ गया। अब इसके पैरेलल में कौन है, इसमें भी निकल गया। तो इसके अक्रॉस भी कितना है सर, 4 वोल्ट। अब आप समझ गए आपने क्या करना है, आपका इसका 4 वोल्ट आ गया तो इसमें करंट निकाल दो। तो करंट कितना हो जाएगा, V बाय आर। तो वोल्टेज होगी 4/20। बोल मेरे लाल कितना है, तो ये आ गया 0.2 एम्पियर। नहीं तो अगर इस वाली ब्रांच में अपना 0.2 एम्पियर आ रहा है और इस वाली ब्रांच में 0.1 जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया, तो इस वाली ब्रांच में अपना आ रहा है 0.3 एम्पियर। विच ऑप्शन सर, सी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन गेट योर आंसर सो इजीली। ठीक है, बस अपने को क्या करना है, वही सीरीज और पैरेलल वाली चीजों को अच्छे से याद रखना है, कोई टेंशन नहीं है, इजीली आंसर बनता है। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे से क्या बोल दिया कि आपका एक 50 वोल्ट मेंटेन किया गया। यहाँ पे ए और बी आपके 2 पॉइंट दिए बेटा। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी, इस वाली ब्रांच में करंट निकालना है। ओके 2025 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर तो आपको पता ही पेपर टफ था, तो उसी टफ में से ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है। दिमाग क्या लगेगा इसके अंदर, इसमें दिमाग ये लगना है क्योंकि ये तो कंडीशन होगी शॉर्ट सर्किटिंग की, है ना। जब किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता तो आपको पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप 0 जाने वाला है, तो शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन उसको अपन बोल देते हैं। तो जब ये शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन है तो मतलब कि इसमें जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ पर भी रहने वाला है सर। ऊपर सी तो मैंने नीचे भी सी मान लिया। ये ए है तो इसको ए मान लेते हैं, ये बी है ये भी बी हो गया। तो ये मतलब ए और सी के बीच में कनेक्ट हो गया, ए और सी मतलब ये दोनों पैरेलल में है। पहले मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन बनाते हैं। आर डैश तो कितना हो गया 1 × 3/1 + 3, तो सर कितना हो गया 3/4। ठीक है, सिंपल रखते हैं। दूसरे वाला चेक कर दे, सी और बी के बीच में है, सी और बी के बीच में दोनों ये भी पैरेलल में है, तो इनका भी इक्विवेलेंट बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर मान लेते हैं आप आर डबल डैश। ठीक है, बहुत सिंपल रखते हैं आर डबल डैश, क्योंकि मुझे बीच वाली ब्रांच में करंट चाहिए ना। वैसे मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया वो मैं बता दूं कि भाई इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा और इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा, बचा हुआ करंट इसी ब्रांच में जाएगा। मान लीजिए कि इस ब्रांच में I1 गया, इसमें I2 गया, तो बचा हुआ I1 - I2 इसी में गया। इतना सिंपल से सोचा है। तो मतलब मुझे ऊपर वाली ब्रांच में मैं लिख भी देता हूँ कि इस करंट को I1 निकाल लेते हैं, इस करंट को I2। बस मेरा नियत जो है वो इस I1 और I2 को फाइंड करने का ही है, बस ये निकल जाए काम खत्म। उसके लिए ही मैं ये आर इक्विवेलेंट बना रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया सर 2 × 4/2 + 4, तो सर कितना हो गया 8/6। तो मतलब कि सर आपने कहा ये 4/3 बन गया। ठीक है, एक तरफ 3/4 बन रहा है, एक बार 4/3। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या शॉर्ट हो क्या आता है। तो ये पर रहेगा ये ब्रांच। ठीक है, यहाँ 50 वोल्ट ही है हमारे पास। ठीक है, ये बस आपको समझ में रखना। तो ये कितना हो गया सर 3/4 और ये कितना हो गया सर 4/3। ठीक है, इतना दिमाग हमने लगाया। अब आपको पता है इन दोनों में करंट तो सेम जाने वाला है। अब मुझे उसमें करंट चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम रहेगा, तो करंट का फॉर्मूला है V/R। इसी लॉजिक को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज में V1 मान लेता हूँ, यहाँ का वोल्टेज V2 मान लेता हूँ। वो टोटल वोल्टेज है 50 के वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो सर V1 बाय आप 3/4 मानेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू V2 बाय 4/3 मानेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप सर V1 बाय V2 की वैल्यू निकाल लो, तो 9/16 आ गया। मुझे पता है कि V1 + V2 50 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्रैक होने वाला है। तो V1 + V2 की जो वैल्यू है वो 50 वोल्ट हो गई। इसमें से मुझे कॉमन क्या ले लेना है, क्योंकि मुझे V1/V2 चाहिए, तो V2 कॉमन ले लिया। तो सर V1/V2 + 1 = 50। तो V2 और यहाँ V1/V2 की वैल्यू रख लेता हूँ 9/16 + 1 = 50। तो V2 कितना आ गया सर 25/16 = 50। इसको कैंसिल आउट, तो बेटा जी V2 आ गया अपने पास 32 वोल्ट, है ना। आप समझे, तो 32 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इस वाली ब्रांच में ये V2 कौन सा माना था मैंने, ये 4/3, ये दोनों पैरेलल में। तो इस वाली ब्रांच में कितना आया सर हमारे पास 32 वोल्ट। तो अगर इस वाली ब्रांच में 32 है तो इसके अक्रॉस भी 32, इसके अक्रॉस भी 32। अब 32 50 में से गया तो इसमें 18, तो इसका मतलब इसमें भी 18, इसमें भी 18। देखो, तो इस वाली ब्रांच में कितना वोल्टेज मिला सर आपको 18 मिला। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है भाई, तो मुझे कितना मिला, मैंने देख लिया कि मुझे उस वाली ब्रांच में मिल रहा है 18 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना है, तो I1 की वैल्यू लिख लेता हूँ V/R, तो दैट इज 18/1, दैट इज योर 18 एम्पियर। तो ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, मुझे I1 निकालना था। सिमिलरली I2 निकाल लेते हैं, तो ईजी हो गया, 32/2 निकला। तो 32/2 तो कितना हो गया सर आपका ये
16 एम्पियर। देख मेरे लाल, अब 18 इसमें 16 इसमें, तो बचा हुआ कहाँ गया होगा 2 एम्पियर, अंदर पे गया नहीं गया इसमें, ठीक है। तो मेरे से क्या ही क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताओ कि इस वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है सर, 2 एम्पियर। तो दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं क्या कहता है। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब कि इधर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, ठीक है। और मेरे से पूछ क्या किया, द वैल्यू ऑफ आर। तो आपको बेटा जी इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बेस्ट अप्रोच सोचता हूँ इसमें क्या रह सकती है, क्योंकि जब इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा तो मेरा दिमाग ये कह रहा है, तो इसका मतलब जो इससे जो करंट चला होगा आई, वो इस वाली ब्रांच में ही गया होगा, उधर तो कोई नहीं गया होगा। तो मतलब इस वाली ब्रांच में इस वाली ब्रांच में करंट सेम है, तो दोनों सीरीज में है। दूसरा मेरा दिमाग ये कहता है कि भाई इसको प्लस, इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि बैटरी, और इसके अक्रॉस अब टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा 2V। इसको मैं इधर एक बार बना लेता हूँ। तो भाई ये हमारे पास गया 8 वोल्ट, यहाँ पर सर हमारा हुआ 400 ओम, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस हुआ R, इसमें प्लस माइनस का एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का, और ये मेरे पास सर्किट बन के आया। अब मैं सेम कॉन्सेप्ट I इज इक्वल्स टू V बाय R जब सीरीज में होता है तो मैं उसी को यूज करता हूँ, उससे ईजी पड़ती है सिचुएशन करने में। अब अगर सॉरी दिस इज योर 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है। अब आप देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा है, तो मतलब कि इसके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज आपको मिलने वाली है वो माइनस करके मिल जाएगी, तो दैट इज योर 8 वोल्ट। तो इससे जो करंट पास करेगा उसमें वोल्टेज रहने वाली है 8 बाय 400, है ना, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है सर, V बाय R, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ बेटा। तो वोल्टेज अब जो मुझे 400 ओम को मिल रही है वो 8 है, तो 8, ठीक है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो गया 400। अब आते हैं R वाले रेजिस्टेंस पे। R वाले को कितना वोल्टेज मिल रहा है सर 2, और रेजिस्टेंस है R, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास गया 4 और ये हो गया 100, ठीक है। एक लाइन में अपना आंसर आ गया, ज़्यादा भी हमें इसमें सोचना नहीं पड़ा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चंस है जो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। और होप्स हो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपके डेफिनेटली सारे फॉर्मूलेज, डाउट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है इन लास्ट 15 डेज के अंदर जो रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।